हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केलिंग जो इस बार के एग्ज़ाम में हटी है, ये जो फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम आया है, एसीएफ एफआरओ लॉगिंग ऑफिसर का जो कंबाइंड एग्ज़ाम है, उससे इन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस तो नहीं किया है, जो ऑलरेडी एक रूल था उसको अबॉलिश किया है इन्होंने। तो रूल क्या था वो देख लेते हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैं पूरे डेटा के बेस पे आपको बताऊंगा। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा कि इसमें मार्क्स डाउन चले गए तो आप ये वाला ऑप्शन ले लो। तो वैसे तो ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़े दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही शायद, एक वीडियो अपलोड हुआ है, हाउ टू चूज योर ऑप्शन। बट वो ऑप्शनल में मैंने क्या किया था, जो स्केल्ड मार्क्स थे उनको कंसीडर किया था आपको डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। बट इस बार स्केलिंग भी हट गई है, जिसका भी इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है इस एग्जाम में, मतलब स्पेशली रिजल्ट में मैं कहूँगा। तो उसकी वजह से जो मैंने वो वीडियो बनाई थी उसके नीचे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि स्केलिंग भी इस बार इंट्रोड्यूस हुई है, तो शायद ये सब जिस तरीके से प्रीवियस रिजल्ट्स में रहा है उस इस बार ये ना हो। मुझे भी लगा ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है, तो इस वजह से मैंने डेटा एनालिसिस के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे स्केलिंग जो है इफेक्ट डालेगी आपके ऑप्शनल पे या आपके सिलेक्शन पे। आपको पता ही है, जैसे कि आते हैं वीडियो में सीधा। तो सबसे पहले हम आते हैं एसीएफ के ही पैटर्न पे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स मेंस में क्या है, मेंस में दो ऑप्शनल हैं आपके, 200 मार्क्स के और 3 आवर्स के हैं। मतलब आपका 50% जो मेंस है उससे 50% से भी ज़्यादा जो मेंस है वो आपका ऑप्शनल पे डिपेंड करने वाला है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शनल क्रिटिकल हो जाते हैं। अब देखो क्या है, ये आपको पता भी है ऑप्शनल कौन कौन से हैं। इसमें आप कंफ्यूजन में होंगे कि कौन सा ऑप्शन लेना है, ये उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है। आप ये समझ सकते हो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था ये इसका अपडेटेड वर्जन है, या उस वीडियो के साथ आप इस वीडियो को भी देख लो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑप्शनल को लेके, कि कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखो इस वीडियो में मैंने ये किया है, सबसे पहले तो ये लिस्ट है ऑप्शंस की, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, ये आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शनल्स हैं। ये 14 यहाँ पे दिख रहे हैं पर ये ओवरऑल 20 हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके एडवर्टाइजमेंट में गिवन है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट खोलोगे एसीएफ एफआरओ का तो उसमें ये गिवन है, ये वाला पॉइंट 18th पॉइंट पे लिखा है। 18th पॉइंट पे ये लिखा है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम में स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाई जाएगी, अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा चयन परिणाम तैयार किया जाएगा। मतलब देखो पहले क्या होता था, इसको मैं इंग्लिश कन्वर्ट करके मैंने ये लिख दिया है, स्केलिंग मेथड विल नॉट बी अडॉप्टेड इन द मेन एग्जाम रिजल्ट एंड एग्जाम सिलेक्शन रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल और रॉ मार्क्स ओनली। देखो इसमें दो टाइप के मार्क्स होते थे, एक होता था रॉ मार्क्स, एक होता था स्केल्ड मार्क्स जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। एक रॉ मार्क्स एक स्केल्ड मार्क्स। तो ये क्या करते थे, जिन ऑप्शंस में मार्क्स ज़्यादा आते हैं और जिनमें कम आते हैं उनको एक लेवल पे लाने के लिए स्केलिंग की जाती है। मतलब जैसे कि जनरल में मैं कहूँ कि किसी की मान लो एक ऑप्शन है जिसमें 120 125 के आसपास लोग रह रहे हैं, एक ऑप्शन है जिसमें 170 160 के आसपास रह रहे हैं, तो ये कुछ कम मार्क्स इससे कर देंगे कुछ इससे बढ़ा देंगे तो ऑप्शन को बीच में ले आएंगे कहीं। ये मैं जेनरिक आपको वे में मैंने समझाया, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बनाया था आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसके बेसिस पे ये किया जाता था। पर इस बार से क्या होगा, ये हट गया है, मतलब इस वाले एग्जाम से ये नहीं है। मतलब जो आप किसी के मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखोगे आप वीडियो में कि ये जो परीक्षा नियमावली है यूकेपीएससी की, उसका ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है। तो इन्होंने लिखा था कि जिनमें भी वैकल्पिक विषय हैं उनको डिफिकल्टी लेवल के आधार पे समानता लाने के दृष्टिकोण से स्केलिंग का प्रयोग किया जाएगा। ये पुराना है, दैट्स वाई इस वाले नोटिफिकेशन में तो ये हटा दिया है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी बनाया था इन्होंने कि स्केल्ड मार्क्स ऐसे निकाले जाएंगे, और किस किस टर्म का क्या मीनिंग है, एम एक्स और ये एस एस स्मॉल एस डी, इनका क्या मीनिंग है ये भी यहाँ पे गिवन है। स्टैटिस्टिक्स वाले लोग इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लेन मैं भी कर दूंगा, बट ये इररिलेवेंट है अब इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल ही। इसका मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ। देखो सिनेरियो क्या है, अब वाले रिजल्ट में स्केलिंग नहीं होगी, तो जो पिछले वाले जितने भी 3 रिजल्ट आए हैं उसमें जो टॉपर या जो भी रहे हैं वो लोग स्केल्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आए हैं, क्योंकि उनके मार्क्स बढ़े भी हैं बहुत लोगों के। तो अब इस वाले में मैंने क्या किया है, उन्हीं प्रीवियस 3 रिजल्ट का देखो, जब आप रिजल्ट का पीडीएफ देखोगे मेंस का या मेंस का रिजल्ट देखोगे, मेंस के जो मार्क्स आए थे कैंडिडेट्स के, तो उसमें सेक्शंस होते हैं, जीके आपका इंग्लिश है, फिर आपका थर्ड पेपर आपका कौन सा होता है, हिंदी है,
फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के आगे 2 कॉलम बने होते हैं मार्क्स के। एक फर्स्ट कॉलम होता है टोटल मार्क्स और एक होता है स्केल्ड मार्क्स। तो जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ है वो स्केल्ड मार्क्स के बेसिस पे हुआ है। इस बार जो सिलेक्शन होगा वो रॉ मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो मैंने ये किया है वही प्रीवियस डेटा का रॉ मार्क्स का डेटा उठा के उसको एक समझने वाली फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो डेटा, इसमें ये आगे भी है, ये इसी का एक पुराने वाले का नोटिफिकेशन का एक पार्ट है, ये अब इररिलेवेंट है तो मैं इसको समझाने के मतलब मूड में भी नहीं हूँ और इसको समझाना बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। अब देखो मैंने जो डेटा लिया है वो सिर्फ मेंस का लिया है, मैंने इसमें इंटरव्यू का डेटा नहीं लिया है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इंटरव्यू में लोग जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? मेंस से ही सिलेक्ट होके जाते हैं। और मेंस में की डिसाइडिंग फैक्टर आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि जो 3 पेपर हैं जीएस, हिंदी और इंग्लिश, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता स्टूडेंट्स के बीच में, एक एवरेज टाइप के मार्क्स होते हैं सबके, 2, 3, 4, 5 ऐसा गैप रहता है। तो ऑप्शनल जो है वो गेम चेंजर होता है हमेशा इस वाले एग्जाम में, फॉरेस्ट वाले एग्जाम में। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो ऑप्शनल होते हैं इसके बेस पे मेंस के मार्क्स बनते हैं और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है। अब जो पिछली बार के इंटरव्यू के कैंडिडेट्स होंगे वो स्केल्ड मार्क्स के बेसिस पे गए होंगे। तो इस बार जो है अगर मैं स्केल्ड मार्क्स उन वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रॉ डेटा अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाऊंगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये किया है जिन्होंने मेंस दिया था उनका मैंने सब्जेक्ट वाइज भी ईयर वाइज भी डेटा यहाँ पे तोड़ के आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। डेटा बहुत ही शानदार है, आपको इसके बाद क्लैरिटी मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो ये देखिए ये कौन से ईयर के मार्क्स हैं? रॉ मार्क्स हैं, सिर्फ मैंने रॉ मार्क्स इंक्लूड किए हैं, स्केल्ड नहीं है इसमें। अब मतलब जो रिजल्ट आएगा इसी रॉ मार्क्स के बेसिस पे आएगा। ये जो अभी पिछली बार जो पीसीएस के साथ ये एफआरओ आया था उसका ये रॉ डेटा है। देखो जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी ये वाला सेक्शन तो उसमें भी सेम ही रहेगा भाई, जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप रॉ मार्क्स ले लो चाहे आप स्केल्ड मार्क्स ले लो। बट अब आपका हाईएस्ट और लोएस्ट और रेंज ये सब चेंज होगी क्योंकि अब मैंने रॉ मार्क्स लिए हैं और पिछली बार मैंने स्केल्ड मार्क्स लिए थे। तो देखो हाईएस्ट नंबर तो अभी भी इन्वायरमेंटल साइंस का ही है क्योंकि प्रीवियस डेटा है, इजंट इट। अब देखो इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने क्या डेटा निकाला है रॉ मार्क्स के बेसिस पे कि हाईएस्ट रॉ मार्क्स थे आपके 131 इन्वायरमेंट साइंस में, मेंस में। अब वो चाहे फाइनली सिलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऑप्शन में उस बंदे के 131 मार्क्स थे, ठीक है। अब देखो 130 प्लस मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट थे? सिर्फ एक ही बंदा था जिसके हाईएस्ट है शायद। तो 130 से ज्यादा जिसके मार्क्स थे वो एक ही कैंडिडेट था और 110 से 130 के बीच में जिसके मार्क्स थे वो सिर्फ 14 कैंडिडेट थे। तो 257 में से ऐसे लोग ज्यादा थे जिनके 110 से भी कम मार्क्स हैं। अब मैंने 110 से कम वाली रेंज क्यों बनाई है? क्योंकि 110 से नीचे मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपके 110 से नीचे आ रहे हैं तो इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल काइंड ऑफ ये। अगर इन केस आप कैटेगरी में ना फॉल करते हो तो आप 108 105 पे भी सिलेक्शन ले पाओगे। बट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 110 से नीचे तो गेम में ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने मिनिमम रेंज रखी है जो 110 से नीचे है 242 है, इसमें 110 और 130 के बीच में 14 है और 130 से ऊपर सिर्फ एक बंदा है। ये आपको थोड़ा फेयर आइडिया देगा कि इन्वायरमेंटल साइंस में कितने मार्क्स आते हैं। तो इस 2021 वाले रिजल्ट में मैक्सिमम गया है 131। देखो अब आते हैं फॉरेस्ट्री पे। फॉरेस्ट्री का हाईएस्ट गया है 123, सिर्फ 123 हाईएस्ट मार्क्स है फॉरेस्ट्री में 123। 130 मार्क्स से ज्यादा किसी के भी नहीं है फॉरेस्ट्री में यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग। ऐसे ही 110 से 130 मतलब 110 से ऊपर और 130 से नीचे सिर्फ 3 ही लोग हैं, मतलब 3 ही लोग हैं। आउट ऑफ 81 78 लोग ऐसे हैं जिनके 110 से भी नहीं कम मार्क्स है फॉरेस्ट्री में, इजंट इट। अब ऐसे ही आते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में क्या है? मैथ्स में 114 कैंडिडेट्स 50 कैंडिडेट्स ने ये दिया था, 114 मार्क्स मैथ्स में है सिर्फ हाईएस्ट। देखो ये स्टार्ट पॉइंट है। कुछ लोग अभी कमेंट्स में ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि अब तो सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग वालों का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ऑप्शनल अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है रॉ मार्क्स में भी। तो यहाँ आप देखोगे मैथ्स तो एक वैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिविटी वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस बार मतलब 2021 वाले में तो कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, हाईएस्ट ही 114 है। तो यानी कि 130 से ऊपर तो कोई हुआ ही नहीं इसमें, इजंट इट। ऐसे ही 110 से ऊपर कितने कैंडिडेट हुए? सिर्फ 2 कैंडिडेट हुए 110 और 130 के बीच में। और 50 में से 48 लोग ऐसे थे जिनके 110 से भी कम मार्क्स आए। ऐसे ही आप एनालाइज कर सकते हो कि फिजिक्स में 48 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था मेंस को 2021 के, जिसमें से कि 8 कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स आए हैं 130 से प्लस। और फिजिक्स में हाईएस्ट कितना गया है 153। मतलब फिजिक्स में मार्क्स इस बार हाईएस्ट रेंज सही रही है कंपेयर टू अभी तक जितने हमने ऑप्शनल देखे। ये 4th ऑप्शनल है, इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 130 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं
फिजिक्स वाले सेक्शन में। ऐसे हम एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर में हाईएस्ट मार्क्स ही 125 गए हैं, ठीक है। और एक भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर में 130 से ऊपर नहीं है, और 110 से 130 के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं? 5 कैंडिडेट्स हैं। देखो इसको मर्ज करके देखना है आपको डेटा को। कौन से वाला? ये वाला मर्ज करके देख सकते हो आप इस डेटा को। मतलब आप इनको ऐसे देख सकते हो कि ये 15 कैंडिडेट ऐसे हैं, 257 में से 15 कैंडिडेट सिर्फ ऐसे हैं मेंस में जिनको कितने मार्क्स मिले? 110 से ऊपर मिले। ऐसे ही फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 110 से ऊपर मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 81। ऐसे ही मैथ्स में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 110 मार्क्स मिले हैं। फिजिक्स में देखो 110 130 के बीच में 5 हैं और 130 से ऊपर 8 हैं। तो इनको मिला के अगर आप देखो तो 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 48 जिनके मार्क्स 110 से ऊपर हैं फिजिक्स में, ठीक है। ऐसे ही आप एग्रीकल्चर देख सकते हो। एग्रीकल्चर में हमने देखा ही, एग्रीकल्चर में सिर्फ 4 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 110 से ऊपर है, और 130 से ऊपर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही जियोलॉजी देख लो। जियोलॉजी, अब देखो जियोलॉजी में 29 कैंडिडेट्स ने दिया। हाईएस्ट मार्क्स इसमें 156 हैं। अभी तक जितने हमने रीड किए सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं जियोलॉजी में 156, ठीक है। इसमें 6 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके 130 प्लस थे, और इसमें 110 से 130 के बीच में 11 कैंडिडेट्स थे। तो अगर आप इसको मर्ज करके देखो तो ये कितना हो गया? 17 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 110 से ऊपर थे। रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ये मैंने कोई स्केल्ड मार्क्स का डेटा नहीं निकाला है, क्योंकि अब रॉ मार्क्स ही रिलेवेंट है। तो दैट्स वाई उस डेटा में से मैंने जो पीडीएफ आया था उसमें से सिर्फ रॉ मार्क्स को निकाल के आपके सामने प्रेजेंट किया है। फिर आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल था कुछ लोगों का, 23 लोगों का था, जिसमें से 125 हाईएस्ट है इसमें। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और इसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 110 से ऊपर है और 130 से ऊपर एक भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जूलॉजी की बात करते हैं। जूलॉजी में 22 कैंडिडेट्स ने दिया, 123 इसमें हाईएस्ट है, जिसमें से एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके 130 से ऊपर हो मार्क्स, लेकिन 110 और 130 के बीच में 5 कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस, मुझे ये हीरो लग रहा है। मैंने तीनों रिजल्ट एनालाइज किए हैं अभी तक। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, अगर इसमें देखो आप 19 कैंडिडेट से इसका हाईएस्ट स्कोर, रॉ स्कोर कितना गया था? 174, बहुत बड़ी बात है। और 130 से प्लस कितने कैंडिडेट्स थे? 13 कैंडिडेट्स थे। 13 कैंडिडेट्स बहुत बड़ी बात है। और 110 और 130 के बीच में 4, यानी कि 110 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स थे? तो 17 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि 110 से ऊपर थे, और सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स 110 से नीचे आए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। मतलब ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब कैंडिडेट्स की अगर रेशो की बात करें तो हाईएस्ट मतलब लोग इसमें ऐसे थे जिनके 110 से ऊपर मार्क्स थे, और 130 से ऊपर भी इसमें सबसे ज्यादा ही लोग हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो 187 इज द हाईएस्ट वन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ने बहुत ही सही परफॉर्म किया है। 2021 में 13 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 9 लोग ऐसे थे जिनके 130 से ऊपर थे। देखो 110 और 130 के बीच में एक भी नहीं है, बाकी सारे 110 से नीचे ही हैं। तो यानी कि 130 वाले ही ज्यादा कैटेगरी वाले हैं। 13 में से 9 कैंडिडेट्स का 130 मार्क्स होना, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, बहुत ही सिविल और मैकेनिकल में मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। सिविल और मैकेनिकल में 8 में से हाईएस्ट मार्क 108 है। तो इसमें से एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसके 110 से ऊपर हो, सारे 110 से नीचे हैं इसमें। ये डेटा आप देख सकते हो। ये हाईएस्ट का मतलब है कि हाईएस्ट कितने गए उस सब्जेक्ट में, रॉ। लेस देन का मतलब है कि लेस देन 110 का मतलब है कि अगर 109 है, 108 है, वो 110 मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। 109 से लेके जितने भी नीचे तक नंबर होते हैं वो सारे उन कैंडिडेट्स के हैं, वो इस वाले कॉलम में है। इस वाले कॉलम में क्या है? इस वाले कॉलम में 110 से लेके 130 तक के लोग हैं। इस वाले कॉलम में 131 से लेके ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल में 8 कैंडिडेट्स ने दिया, 95 सिर्फ हाईएस्ट है इसमें, ठीक है। एक भी कैंडिडेट नहीं है। ऐसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर में से 2 ने दिया, जिसमें से 146 एक के मार्क्स आए हैं, और एक के 110 और 130 के बीच में है। मतलब 2 जहां पे डेटा कम है वहां पे थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज करना थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे डेटा ज्यादा है, इन सब्जेक्ट को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये टेबल आप जिन का जो ऑप्शन है, मैं पूरा समझाने लग रहा हूँ क्योंकि सब कुछ तो लिखा है, इज राइट। और मैंने समझा भी दिया है आपको टेबल किस तरीके से बनाई है मैंने। तो जो बचे हुए हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं अपने पास, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। वैसे मैं पढ़ देता हूँ मेन तो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 41 ही कैंडिडेट ने दिया, जो 48 हाईएस्ट है। अब इसमें कुछ डिस्कस करने को है नहीं। लेट्स मूव टू एसीएफ का डेटा, ठीक है। अब एसीएफ में क्या हुआ? ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा जो लास्ट वीडियो में भी था। एसीएफ में एनवायरमेंटल साइंस को ऑब्जर्व करते हैं पहले। हाईएस्ट कितना गया था? 145 हाईएस्ट गया था। 130 से ऊपर 5 लोग थे एसीएफ में, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस में 110 से ऊपर थे 73 लोग। मतलब
इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी एसीएफ के टाइम पे, ठीक है। फॉरेस्ट्री में क्या हुआ, 145 ही फॉरेस्ट्री में हाईएस्ट था, 145 ही फॉरेस्ट्री में हाईएस्ट था, और आपका 110 से 130 के बीच में 45 लोग थे और 130 प्लस 11 लोग थे। यानी कि आप देख सकते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। मतलब एग्रीकल्चर पे आप अगर आप आओगे तो एग्रीकल्चर में देखो 155 गया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 62 कैंडिडेट्स ने दिया था, 23 लोग 110 130 के बीच में है, और 130 से ज़्यादा 12 लोग हैं यहाँ पे। ऐसे ही फिजिक्स अगर आप देखोगे, फिजिक्स ने भी सही परफॉर्म किया है इस टाइम 2019 वाले रिजल्ट में, रॉ मार्क्स हैं 141 इसमें हाईएस्ट है, लेस देन इसमें 110 है, 110 से नीचे 54 लोग हैं। ऐसे ही 110 से 130 के बीच में 6 हैं, और सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 130 से ऊपर है मार्क्स। ऐसे मैथ्स में हाईएस्ट गया है 157, अभी तक जितने देखे सब में हाईएस्ट मैथ्स में था 157। तो अब आते हैं इसमें 4 लोग ऐसे थे 110 130 के बीच में, ऐसे ही 130 से ऊपर वाले लोग थे, ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में भी हाईएस्ट गए थे, केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स हैं। तो आप यहाँ से ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। मैं इसको पूरा पढ़ने नहीं लग रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ ही है, मतलब सब कुछ मेंशन तो है, मैंने आपको टेबल समझा दी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूनियन ऑप्शनल में आप कंफ्यूज हो उनका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें मेन पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशन 29 एप्लीकेंट्स ने पेपर दी, 28 कैंडिडेट्स ने जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया था, जिसमें हाईएस्ट मार्क थे 176, ठीक है। और इसमें से 3 लोग थे 110 से ऊपर 130 तक, और 12 लोग थे 130 प्लस में। मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ भी चल रहा है। 2017 वाले रिजल्ट में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में अच्छे मार्क्स थे। अब आते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी में 149 हाईएस्ट थे, जिसमें से 4 लोग थे 130 से ऊपर, और 110 से 130 के बीच में थे 3। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैक्सिमम गया है 180। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस पेपर में सबको ही कुछ ठीक ठाक से मार्क्स मिले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे 180 गया है, बॉटनी में 150 गया है। लोएस्ट देखो केमिकल इंजीनियरिंग में लो है हाईएस्ट मार्क्स, वेटनरी साइंसेज में एक ही था, तो कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इसका। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उतना सही से परफॉर्म नहीं करता इसमें जितना कि एग्रीकल्चर करता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी हो तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप एग्रीकल्चर ही लो, ठीक है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर अगर आप देखोगे, हॉर्टिकल्चर एवरेज 100 परफॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 कैंडिडेट थे, 168 इसमें हाईएस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल सा है, ये आप देख सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कंफ्यूज सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। फिर आते हैं हम FRO 2015 के मार्क्स में। तो इन्वायरमेंटल साइंस को देख लो, इन्वायरमेंटल साइंस में हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं 150, ठीक है। तो 150 में 110 से 130 के बीच में 50 लोग हैं, और 130 प्लस में 19 लोग हैं। और अगर आप 130 प्लस यहाँ पे देखोगे ना सारे कॉलम में, तो सबसे हाईएस्ट इन्वायरमेंट में ही है। ऐसे अगर आप यहाँ पे आओ पीछे वाले में, यहाँ पे 130 प्लस वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, हाईएस्ट किसमें है, एक 12 है एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में है 5, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही FRO वाले में क्या था, FRO वाले को रुक जाओ मैं इरेज करता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखोगे 130 वाले, देखो आप 130 वाले क्या हैं 13 कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 9 किस में है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, 8 किस में है फिजिक्स में, और ये 6 किस में है आपका जियोलॉजी में, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब इसमें देखते हैं फिजिक्स। देखो फिजिक्स इस टाइम इस बार कितने कैंडिडेट्स ने दिया था 2015 में, पर इसका हाईएस्ट देखो। तो मतलब मैथ्स में देखो, मैथ्स में हाईएस्ट इस बार कितना गया है 182। ऐसे बॉटनी में देखो, बॉटनी में क्या है 66 कैंडिडेट्स ने दिया, हाईएस्ट कितना है 139। फॉरेस्ट्री में 156 है हाईएस्ट, इजंट इट, फॉरेस्ट्री में 156 हाईएस्ट है। ये भी देख सकते हो आप 110 से 130 के बीच में कितने हैं, और 130 प्लस कितने हैं, ठीक है। और ये डेट एग्जाम भी पुराना है ना, 2015 वाला है ये। जूलॉजी में देख लो हाईएस्ट कितना है 129। हाईएस्ट देखो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस का देखो 180 हाईएस्ट है। 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 130 प्लस स्कोर किया है, ठीक है। और जियोलॉजी में देख सकते हो आप 156 इसका हाईएस्ट है। इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 110 और 130 प्लस स्कोर किया है। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेकार है, इलेक्ट्रिकल ठीक ठाक है डिसेंट, स्टैटिस्टिक्स तो हमेशा तीनों ही एग्जाम में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, सिविल इंजीनियरिंग भी तीनों में गया गुजर रही है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तीनों रिजल्ट मैंने एनालाइज करके देखे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, उन लोगों को मेरा एडवाइस रहेगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस वाला आप ऑप्शनल चूज करें।
ठीक है। ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग भी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखो इनसाइट्स तो लगभग लगभग वही आ रहे हैं। देखो डेटा भले ही वो जो पिछली वीडियो मैंने यूज किया था वो स्केल्ड वाला डेटा था, पर इनसाइट्स वही आ रहे हैं। इनसाइट्स यही हैं कि मतलब कुछ ऑप्शनल कभी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, कभी किसी में डिप भी जा रहा है, किसी में अप भी जा रहा है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पिछले वाले में 180 गया था, इस वाले में देख लो आप कितना जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ गया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 हाईएस्ट है इसका, देखो बताओ। लेकिन इन्वायरमेंट फिर भी कंसिस्टेंट है। पहले वाले में हाईएस्ट देखोगे 135, फिर सेकंड वाले में 145, वो 150 थर्ड वाले में हाईएस्ट, और ये 110 और 130 प्लस वाले भी लोग ज़्यादा हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट्री में भी ऐसा ही है, ज़्यादा केसेस में है पॉजिटिव ही रिजल्ट। ऐसे ही आपका ये जियोलॉजी में भी ऐसा ही है, एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही है। ये कुछ ऑप्शनल्स हैं जो मतलब बैलेंस ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब बहुत हाईएस्ट तो नहीं इनमें जा रहा है कि 180 चला जाए, पर ये ठीक ठाक से मार्क्स, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स इससे 110 प्लस या 130 प्लस ला पा रहे हैं। आपका टारगेट एक्चुअल में सिलेक्शन लेना है। अगर 190 नंबर ला के आप रैंक 1 लाओ, चाहे रैंक 45 लाओ, या सॉरी इस एग्जाम में तो सारी पोस्ट एक जैसी नहीं है, फर्क पड़ेगा। पर ऐसे अगर ये सिर्फ एफआरओ का एग्जाम होता तो सारे एफआरओ ही बनते, फर्स्ट रैंक वाला और 44 रैंक वाला। यहाँ पे फर्क पड़ सकता है लेकिन रैंक से, इसलिए अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो, जैसे कि 180 ले आए, तो आप एसीएफ बन जाओगे, इज़न्ट इट। और अगर आप थोड़े कम मार्क्स लाओगे, 130 180 सॉरी 130 140 ऐसे करके, तो आप एफआरओ या लॉगिंग को चूज करोगे। ऐसे करके यहाँ पे प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन बहुत ही क्रिटिकल बन जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्क्रीनशॉट ना भी लें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो आपने ज्वाइन किया है उससे ये पीडीएफ ले लें। आपको जिन भी ऑप्शनल्स में कंफ्यूजन है अपने ऑप्शनल को देख लें और फिर उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। अब देखो सेम डेटा अभी आपने क्या देखा, कैसे देखा? आपने देखा अभी ईयर वाइज। अब मैं आपको इसको सेम ही डेटा को सब्जेक्ट वाइज दिखाता हूं, ठीक है। मैं ये ओपन करता हूं पीडीएफ, मैंने पीडीएफ बनाया एक्सेल शीट से। ये देखिए इसी डेटा को मैंने किया है एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया एक्सेल शीट से, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये डेटा आपके काम का आएगा शायद। आपको जो भी कंफ्यूजन है, एक ही जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है तो मैंने एक ही आपके इसमें दे दिया है कि 2021 में क्या था ट्रेंड उसका, 2019 में क्या था, 2015 में क्या था। ऐसी फॉरेस्ट्री का है इसमें 2021 में क्या था, ठीक है। ऐसे 19 में क्या था या 15 में क्या था। तो ऐसे ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस को हम। लेट्स सी जो मेन लोग जनरली लेते हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ स्पेशली। बाकी आप एक्सेल शीट इसको पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस में हाईएस्ट मार्क्स पहले वाले में 131 थे जो अभी रिसेंट हुआ है। उससे पहले एसीएफ का हुआ था 145 हाईएस्ट गए थे। एफआरओ वाले एग्जाम में इन्वायरमेंट में 150 हाईएस्ट गए थे। तो एफआरओ वाला जो 2015 का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा लोग थे, 19 लोग ऐसे थे जिनके 130 प्लस मार्क्स आए थे। यहाँ पे भी हैं लोग और यहाँ पे भी हैं लोग, 110 से भी प्लस काफ़ी नंबर है इनका, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट्री देखो, फॉरेस्ट्री में क्या है 2021, 19, 15, ये देख सकते हो आप। हाईएस्ट फॉरेस्ट्री में 21 में तो कम गया है, 21 वाले में फॉरेस्ट्री का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एसीएफ वाले में देखो 45 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 110 से 130 के बीच में है और 130 प्लस 11 है। ऐसे उससे पहले 2015 में भी ये ठीक था, इज़न्ट इट। तो कभी कभी होता है डिप भी आता है हर सब्जेक्ट में। ऐसी मैथमेटिक्स देख लो आप, मैथमेटिक्स में अभी रिसेंट वाला खराब गया है मैथमेटिक्स का। एसीएफ और एफआरओ लास्ट वाले ठीक थे। तो इसमें देखो आप, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट है ही नहीं क्योंकि इसको ऑप्टी कम लोग करते हैं। पहली बात इतने कम भी नहीं है वैसे। एफआरओ एनवायरमेंट के बाद शायद मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो 110 से 130 वाले कैंडिडेट्स। आपको पता चलेगा इन डेटा से, क्या पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट में क्या मैक्सिमम लिमिट है जाने की। अभी तक जो मैंने इन्वायरमेंट का देखा तीनों वाला डेटा, तो मुझे ये लग गया आइडिया कि 150 से ऊपर तो कोई जाने वाला है नहीं इन्वायरमेंट में। ये आपको आइडिया लग गया। अब जो सेकंड टेबल आप देखोगे 110 से ऊपर वाली, तो उससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग जनरली 110 से ऊपर जाते हैं। 50, 60 या 30, 20 जो भी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक ही बंदा 110 से ऊपर जा रहा है तो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही सब्जेक्ट में, इज़न्ट इट। ऐसे फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स ने 2021 में हाईएस्ट मार्क्स आया, मतलब हाईएस्ट मार्क्स इसका 153 है। एफआरओ वाले में तो खराब ही था ये 2015 में। एसीएफ में ठीक था, डिसेंट। यहाँ से आप इसका चेक कर सकते हो कि 110 से ऊपर और 130 से ऊपर कितने लोग थे। ऐसे एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर का जो अभी वाला एफआरओ 2021 में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है, बट एनवायरनमेंट वहाँ भी ठीक था। एनवायरनमेंट का हाईएस्ट उतना ही है।
तो देखो ACF और FRO में वो ठीक था, इसमें कैंडिडेट्स भी ठीक थे, इस वाले में स्पेशली 2019 वाले में। केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री अभी FRO का केमिस्ट्री 2021 वाला केमिस्ट्री का भी खराब रहा है, तो इसमें भी मतलब हाईएस्ट ही 124 है, एक ही कैंडिडेट है जो 110 से ऊपर है, 40 लोगों ने एग्जाम दिया, 40 लोग इतने कम भी तो नहीं है। ऐसी है ACF 2019 में हाईएस्ट 161 गया है, इसमें ठीक नंबर है 110 से ऊपर वालों का। अब देखो इसमें FRO 2015 में इसमें भी नंबर कोई ज़्यादा नहीं है, तो मतलब केमिस्ट्री भी उतना कोई ऑसमली परफॉर्म नहीं करता है यहाँ पे, और इतने कम कैंडिडेट्स भी अपीयर नहीं होते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो 40-50 कैंडिडेट बहुत होते हैं। अब हम आते हैं जियोलॉजी पे। जियोलॉजी को अगर आप देखोगे तो 29 कैंडिडेट्स हैं, हाईएस्ट इसका 2021 वाले में बढ़िया परफॉर्म किया है इसने, जियोलॉजी ने हाईएस्ट 156 है, और इसमें 130 प्लस 6 लोगों ने परफॉर्म मतलब स्कोर किया है, 110 से 130 11 लोगों ने। ऐसे ही अगर आप तीनों एग्जाम में देखो तो हाईएस्ट भी इसमें ठीक आ रहे हैं, और इसमें जो लोग 110 से ऊपर ला रहे हैं वो भी ठीक है। तो जियोलॉजी एक कंसिस्टेंट है बिल्कुल, ऑलवेज रॉ वाइज, मतलब रॉ मार्क्स वाइज, इजंट इट। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कभी डिप आ रहा है, कभी 2 बार तो डिप ही रहा है, एक ही बार पता नहीं 180 तक आ गए हैं बस किसी के। और यहाँ पे जिस बार 2019 में 180 आए थे उसी टाइम ये ज़्यादा कैंडिडेट्स भी थे 110 वाले। जूलॉजी देख सकते हो आप, ऐसे बॉटनी देख सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस 174 176 ये हाईएस्ट मार्क्स हैं इसमें, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें कैंडिडेट्स भी देखोगे आप अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में इनके, तो ये ज़्यादा ही हैं 110 से ऊपर, बहुत ज़्यादा हैं ये। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में ही आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी सो ही है, 2 बार इसने ठीक परफॉर्म किया है, स्पेशली 2019 ACF वाले में, और अभी वाले में शायद इसमें हाईएस्ट ही मार्क्स हैं 2021 वाले में, रॉ मार्क्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। ऐसे में आता है सिविल इंजीनियरिंग का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है कभी भी, तो आप ये देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2019 में ठीक था, डिसेंट आप कह सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसका डेटा अवेलेबल नहीं था 2015 में, मतलब किसी ने जिन्होंने मेंस दिया उनमें कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला था ही नहीं, ठीक है। ऐसे आते हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा में। हॉर्टिकल्चर का भी डेटा आपके सामने है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस टाइम ACF वाले टाइम पे किसी ने लिया नहीं था, इसलिए मैंने 0 शो किया है यहाँ पे, तो इसका भी कोई खास परफॉर्मेंस है ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स की कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। स्टैटिस्टिक्स का तो बुरा हाल है, पहली बात तो लोग ही कम ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं उनका भी कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। वेटनरी साइंसेस 3 में से सिर्फ एक बार किसी एग्जाम में किसी एक बच्चे ने लिया है जिसने 124 ही लाए हैं बस, ठीक है। और वैसे आइडियली यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये PDF मैं आपको दे दूंगा। अब देखो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूँ आपके ऑप्शन के लिए। ये रॉ डेटा भी अब मैंने बिना स्केलिंग का डेटा है ये, मतलब अगर उन एग्जाम्स में स्केलिंग ना होती तो ये होता सिनेरियो। ये वो डेटा है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब आते हैं हम PPT पे, ठीक है, कि कहानी क्या है एक्चुअल में। कहानी ये है, यहाँ से सबसे पहले कुछ कंक्लूजन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। एक तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस है या फिर ऐसे करके कोई ब्रांच है आपकी, तो उसमें 2 ऑप्शन है, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो मैं एडवाइस करूंगा आपको, आप इसमें डेटा में भी देख सकते हो, मैं क्या एडवाइस करूंगा आप दोनों को ऑब्जर्व कर लेना डेटा में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इज गोइंग गुड, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में अगर आपको पिक करना हो, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी हो तो भी आप एग्रीकल्चर ही पिक करो, थोड़े बहुत सब्जेक्ट या पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ये मिथ फैलाया जा रहा है कमेंट्स में वीडियोस बना के कि अब साइंस और इंजीनियरिंग वालों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा के साथ आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसा कोई हवा में मैं कोई बात नहीं कर रहा कि स्केलिंग हट गई तो बस अब साइंस वालों का इंजीनियरिंग वालों का सिलेक्शन होगा। बल्कि लॉजिकल बात यह है कि एक्चुअल में क्या होता था, स्केलिंग की वजह से ये जो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट और आपका थोड़ा एग्रीकल्चर भी कह सकता हूँ मैं, इनके मार्क्स बढ़ते थे, और इसके साथ जो जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स, इन सब में मार्क्स कम होते थे यूजुअली, जो पैटर्न नोटिस किया मैं बनाने को उसका भी डेटा बनाया था, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता था, ये जो फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट वाले हैं इनके लोग ज्यादा सिलेक्ट होते थे। तो जो आप सिलेक्शन लिस्ट देखोगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी, जिसमें ज्यादा लोगों का ये क्यों निकल रहा था, क्योंकि इनको अनड्यू एडवांटेज था, तो वो अनड्यू एडवांटेज हट गया है। मतलब अब मैं कहूंगा कि अगर पहले 70% सिलेक्शन इन 80% सिलेक्शन इन वाले सब्जेक्ट से हो रहे थे,
तो ये हटके अब ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 पे आ गया गेम, ये दोनों साइड से। मतलब जो अनड्यू एडवांटेज था फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर को, वो वाला एनवायरनमेंट अब नहीं है। अब सारे ऑप्शनल एक जैसे ही, मतलब और कुछ ऑप्शनल तो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट से भी आउट परफॉर्म करने वाले हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हूँ या फिर इंजीनियरिंग ब्रांचेस का हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई भी कह रहा है कि ओनली साइंस एंड इंजीनियरिंग विल बी सिलेक्टेड, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि जो अनड्यू एडवांटेज है वो सिर्फ हल्का सा पूछ देगा किसको, पीसीएम और इंजीनियरिंग वालों को, बट ये बिल्कुल डाउन भी नहीं करेगा फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट वालों को। तो दैट्स वाई अब मैं कहूँगा कि दोनों काइंड ऑफ कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है बिल्कुल प्रॉपर। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। अगर आप साइंस के भी हो, अगर आप मतलब पीसीएम वाला लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग वाला लेना चाहते हो, या नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो जैसे एग्रीकल्चर, ये एनवायरनमेंट वगैरह, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। अब गेम पूरा बराबर है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा स्कोर करेगा, सिंपल। और ऐसे ही हॉर्टिकल्चर के लिए भी मेरे पास एक कंक्लूजन है कि हॉर्टिकल्चर का भी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो उतना कुछ खास नहीं है। तो ऐसे है कि आप हॉर्टिकल्चर वालों को भी एडवाइस है, अगर आपका सिलेबस एग्रीकल्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है या बॉटनी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है उसको आप पिक कर सकते हो। एग्रीकल्चर इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अब देखो ऑप्शनल के लिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, फैक्टर्स क्या क्या ध्यान रखने हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप अच्छे हो सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट 2 महीने में या 2.5 महीने में कवर किया जा सकता है, तो मैं ये कहूँगा आप कुछ डेटा की तरफ मत जाओ, आप सीधा चूज कर लो उसको। बस 2 चीज़ है, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो सब्जेक्ट इसमें है तो बढ़िया है, और वो सब्जेक्ट कवरेबल भी है कम टाइम में, तो बिल्कुल आप इसको चूज करिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। अब दूसरे टाइप के कैंडिडेट हैं जिनका बैकग्राउंड का सब्जेक्ट या तो वो लेना नहीं चाहते, या उनका लेंदी है, वो बहुत टाइम लेगा, मतलब उनको टाइम लगेगा, वो कुछ और ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये फैक्टर्स हैं जो उनको ध्यान में रखने कि आपका इंटरेस्ट किधर है। स्कोरिंग के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, जो मैंने आपको शीट्स अभी प्रोवाइड की है पावर पॉइंट में। और ये देखना है कि अगर आप ओवरलैप कर जाए वो जीएस से, ये तो बेस्ट ही है, ओवरलैप करता है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस लोग क्यों लेते हैं, ऐसे कोई इन्वायरमेंटल साइंस बेकार ऑप्शनल है, बेकार क्यों हो गया वो? 50% तो आपको पढ़ाई करनी नहीं होती अगर आप जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए। तो दैट्स वाई इन्वायरमेंटल एक गुड ऑप्शन है, ऑप्शनल है, क्योंकि ओवरलैप करता है जीएस से। 50% सिलेबस इधर आपका ज्योग्राफी और कुछ पोर्शन आपका इन्वायरमेंट से जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो उससे कंप्लीटली ओवरलैप करता है। ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, और अगर वो ओवरलैप नहीं भी करता तो क्या वो किसी जीएस के सब्जेक्ट में आपको और स्ट्रांग बनाएगा। जैसे कि एग्रीकल्चर एक ऑप्शनल है, मैंने बताया भी था कि एग्रीकल्चर के साथ क्या है कि अब जैसे यूपीएससी का भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी बढ़ रहा है अब, और काफ़ी बायोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी, जो भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंस होता है, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रिपेयर करते हो तो उनको टैकल करने में भी आपको हेल्प मिलती है। मतलब आपका एग्रीकल्चर और स्ट्रांग हो जाता है, और अदर एग्जाम्स के लिए भी। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा आप एग्रीकल्चर ले लो, मैं ये कह रहा इट इज़ एन एग्जाम्पल हाउ इट कैन बेनिफिट यू इन जीएस। प्लस ये भी देखना है आपको बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, बस ये आप पॉइंटर ध्यान रख लो। मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए यहाँ पे देखो, आई टोल्ड यू 1 2 3 4 5 and 6। जो मैक्सिमम पॉइंट्स को टिक कर रहा है वो वाला ऑप्शन ले लो अपने लिए, ठीक है। जहां पे मैक्सिमम पॉइंट, जिस ऑप्शन के साथ आपके मैक्सिमम पॉइंट टिक हो रहे हैं वो वाला ऑप्शन आप पिक कर लो। और अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि 5 पॉइंट्स पे ये खरा है, 5 पॉइंट पे वो खरा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आप उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेटा को रेफर कर लो। स्कोरिंग वाला पार्ट भी जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। हर एक ऑप्शन एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ये किया है, इसके अलावा ये जो ऑप्शनल हैं इनको कलर कोडिंग कर दिया है। क्यों किया है कलर कोडिंग? देखो येलो मैंने उन ऑप्शंस को कोड किया है जो कि हर एक बंदा नहीं ले सकता, हर एक बंदा नहीं ले सकता, ये जेनरिक नहीं है। मतलब इनको अगर आप इन डोमेन्स से आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स है तो ही आप इनको पिक करें, वरना इनको टैकल करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एडवाइस है, ऑप्शनल को ध्यान लेते टाइम ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो रेड वाले हैं, रेड वाले जो ऑप्शंस हैं ये मिक्स नेचर में के मैं कहूँगा, जिनका बैकग्राउंड है वो ले सकते हैं, प्लस इंजीनियरिंग वाले इनको ले सकते हैं इफ दे आर गुड इन दिस। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स,
ये इंजीनियरिंग में लोग पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस वालों को आजकल पढ़ाई जाती है प्रॉपरली, क्योंकि अब AI का ज़माना है, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक सब्जेक्ट है। तो इसलिए इंजीनियरिंग ये वो लोग ले सकते हैं जिनका BSc है या MSc है इन सब्जेक्ट्स में से किसी में, या फिर इंजीनियरिंग वाले जिनका इनमें इंटरेस्ट है वो इनको चूज कर सकते हैं। जो जेनरिक लेवल के ऑप्शन है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए 4 ही चॉइसेस मैं मानता हूँ। एक है एग्रीकल्चर, एक है एनवायरमेंटल साइंस, एक है फॉरेस्ट्री, एक है जियोलॉजी और एक है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर आप पिक ना ही करना, क्योंकि ये परफॉर्म उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से अगर आपको चूज करना हो, अगर आपको कुछ समझना है, कुछ भी समझना है, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, ये 4 में से आप कोई पिक कर लो, तो कोई भी 2 पिक कर लो, आपका काम बन जाएगा। बस पॉइंट ये है, ऑप्शनल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बिल्कुल जबरदस्त प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस रहना चाहिए ऑप्शनल का, ठीक है। और अभी तक फॉरेस्ट के मेंस के 4 एग्जाम हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। FRO मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि 11 या 12 वाला एग्जाम है, पर शायद 12 वाला है या 11 वाला है, जो भी आप है 11 दोनों सर्च करके देख लेना एक बार, तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे सबके। FRO 2016 में हुआ है, ACF 2019 में हुआ है, FRO 2021 में हुआ है। तो आपको देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और PYQ आपको गाइड करेंगे कि आपकी टॉपिक की लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए। मतलब देखो, एक ही टॉपिक होता है, स्मॉल सा टॉपिक है, मान लो सेल्स है या कुछ भी है, सेल्स ही मान लो एक टॉपिक है, तो सेल्स 10th लेवल पे भी पढ़ा जाता है, सेल्स 12th लेवल पे भी पढ़ा जाता है, सेल्स BSc लेवल पे भी पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही वो किस लेवल तक जाएगा एग्जाम में, वो गाइड करेंगे आपको क्वेश्चन पेपर। सिलेबस में तो टॉपिक है कि क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर आपको गाइड करेंगे कि क्या आपको रेंज कितनी करनी है, मतलब किस लेवल तक जाना है आपको उस टॉपिक में, डीपनेस के मामले में। और देखो, इसके अलावा जो PYQs जो आपके FRO के UKPSC के जो एग्जाम कराए हैं, ये वाले कराए हैं 4 एग्जाम, FRO 2011 या 12, FRO 2016, ACF 2019 और FRO 2021, 4 पेपर ही हो गए। इसके अलावा देखो, HPPSC मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका भी FRO और ACF का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही है, आप उठा के देख लो, आपको PYQs मिल जाएंगे FRO और ACF के, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे वहां पे भी होता है ये ऑप्शनल पेपर, मतलब उसमें मेंस में एक पेपर कम है, बट ऑप्शनल का सब कुछ सेम ही है उसमें भी। तो आपको ये PYQ का कैसे गाइड करेंगे, PYQ गाइड करेंगे आपको टॉपिक की लेंथ और विड्थ में, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपको बताएगा टॉपिक, और PYQ बताएगा उसकी लेंथ और विड्थ, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस और इसके अकॉर्डिंग आप नेट की हेल्प लें, और जितने भी फ्री सोर्सेज हैं उनकी हेल्प लें, आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा जो भी ऑप्शन आप प्रिपेयर करना चाहो। और मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल, चाहे मैं कुछ भी कहूँ एज अ सब्जेक्ट, सबकी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के आपके गूगल पे आप सर्च करोगे, दुनिया भर के आपको टॉपिक वाइज PDF मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए, तो इस कमेंट में मुझे, मतलब इस वीडियो के कमेंट में मुझे पिंग कर सकता है वो, मतलब मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, अगर आपको कोई, इसके अलावा मैं वीडियो लेके आऊँगा, देखो मैं वीडियो लेके आऊँगा एक इन्वायरमेंटल ऑप्शनल कैसे आपको रिसोर्सेज के लिए, और मैं लेके आऊँगा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, और आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, और जियोलॉजी के लिए क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। ये मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो किसके लिए था, ये चूजिंग ऑफ ऑप्शनल के लिए था, कि कैसे आपको ऑप्शनल चूज करना है, पूरा विद डेटा बताया मैंने। ये आपको स्केलिंग वाला भी पंगा बता दिया कि क्या इससे होने वाला है, और ये जो जितना भी डेटा इस वीडियो में है वो स्केलिंग हटा के जो रॉ मार्क्स उनके एक्सेल के PDF में थे उसी को एनालाइज करके डेटा बनाया मैंने। और ये जो PDF, ये जो मैंने अभी यूज़ किया है और PPT यूज़ की है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा, अगर आपको इतनी भी हल्की सी भी वैल्यू मिलती है मेरी वीडियो से, तो लाइक और कमेंट जरूर करें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैं मांग रहा हूँ। बाकी मैं अपने बारे में बताऊँ, माई नेम इज़ अमित सिंह, आई एम फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ, और currently I am an assistant professor in a private university in Punjab, a famous one. And apart from this, I was also, once upon a time, I was also preparing for these exams. In 2021, I have appeared in Uttarakhand PCS and Uttar Pradesh PCS. And apart from it, in the same year, I have attempted that lower PCS and FRO prelims examination, although I cleared both the prelims but not attempted mains, because I'm not very much interested in lower PCS and that FRO exam. I'm focused only on PCS.
सो इतने साल मैं 9 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और काफ़ी 5-6 साल तो प्रिपरेशन में भी हो गए, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन करता हूँ तो डिफरेंट टाइप इतने टाइम लग जाता है यूजुअली लोगों को। तो अब मैं इस लेवल पे अपने आप को समझता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज भी मैं स्ट्रांग हूँ, टीचिंग में ऑलरेडी जानता हूँ, जनरल स्टडीज़ वाइज भी मैं स्ट्रांग हूँ, मतलब आपको पूरा पीसीएस का सिलेबस भी मैं कवर करा सकता हूँ। बाकी तो हाँ, ये मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में, प्लस ये जो मेरा तैयारी का एक्सपीरियंस है इन सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स के लिए, इसको मैं मर्ज करके आपके सामने पेश करूँगा इस चैनल के माध्यम से। और ये चैनल मैंने स्पेशली बनाया है उत्तराखंड के ही एग्जाम्स के लिए। मेन फोकस मेरा इंग्लिश मीडियम कंटेंट की तरफ रहेगा, पर जहाँ जहाँ पे हिंदी मीडियम कंटेंट अवेलेबल नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट में भी मैं हिंदी मीडियम में बनाऊंगा वीडियोज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों है, मतलब मेजोरिटी इंग्लिश है क्योंकि हिंदी ऑलरेडी फ्लडेड है यूट्यूब पे उत्तराखंड के लिए। तो अब मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा कुछ दिन में, जिसमें मैं उत्तराखंड का कंप्लीट जीके प्री और मेंस के लिए जितने भी सोर्सेज हैं सबसे कलेक्ट करके आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। और हिंदी मीडियम से जो हिंदी मीडियम की बुक्स आपको जो पढ़नी पड़ती हैं अभी तक, उनसे भी आपको जो है छुटकारा मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि लगे रहें, और अगर कोई इशू हो तो आप ये जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इशू है तो मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, कॉल ना करें क्योंकि कॉल रिसीव करने का समय बहुत कम रहता है हमारे पास, क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब में हूँ ऑलरेडी। मैं तो ये पार्ट टाइम तरीके से ही करता हूँ, मतलब इसको एज एन इंटरेस्ट कह सकते हो आप। मेरे लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये, मतलब मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम एक डिफरेंट चीज़ है। इसी तरीके से आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के नीचे आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी। व्हाट्सएप चैनल इज डिफरेंट, व्हाट्सएप नंबर इज डिफरेंट। नंबर पे अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो ही, मतलब बहुत अर्जेंट आपको आंसर चाहिए तभी करें, वरना कमेंट में आप अपना आंसर दें। और कॉल्स ना करें क्योंकि कॉल्स रिसीव नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना बहुत मुश्किल होता है कॉल रिसीव करना इतने इतने लोगों की। तो बेस्ट है कि आप कमेंट में रिप्लाई करें और लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।